नमस्कार, आज है 15 सितंबर, दिन गुरुवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे आपके फेवरेट शो में, जो है बिजनेस जगत का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। उज्बेकिस्तान में आज से एचसीओ समिट शुरू, पुतिन से मोदी की मुलाकात पर दुनिया की नजर। फेक रिव्यूज पर सख्त सरकार, पैसे देकर फेक रिव्यू लिखवाने वाली कंपनियों पर लगेगा जुर्माना। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। क्या सिर्फ जुर्माने लगाने से रुकेंगे फेक रिव्यूज? बताएंगे कि कैसे फेक रिव्यू आपको करते हैं खराब सामान खरीदने पर मजबूर। मुनाफा वसूली से फिसला बाजार, निफ्टी 125 अंक गिरकर 17,900 के पास बंद। आईटी, फार्मा, रियल्टी और मेटल शेयरों ने बनाया दबाव। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की कमजोर लिस्टिंग, 525 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले 510 रुपए पर हुआ बंद। अनिल सिंघवी ने दी थी आईपीओ में पैसे नहीं लगाने की सलाह। हर्षा इंजीनियर्स का आईपीओ दूसरे दिन तक 10.5 गुना भरा। अनिल सिंघवी की बड़े लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह। तो ये थी हेडलाइंस। अब दिन भर क्या हुआ जरा ये भी देख लेते हैं, सुबह से शाम तक की पूरी कहानी। आज तमाम टीवी चैनल्स में सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली जो खबर छाई रही, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 बहनों की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक दुष्कर्म के बाद दोनों बहनों की हत्या की गई थी। वारदात में 6 लोग शामिल हैं। नामजद छोटू समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों में छोटू, सुहेल, जुनैद, हफीजुल्लाह, करीमुद्दीन, आरिफ शामिल हैं। एक अभियुक्त जुनैद को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने पॉक्सो और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक 5 अभियुक्त एक ही गांव के रहने वाले हैं। सभी आरोपी आपस में दोस्त थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज असम सरकार और 8 आदिवासी संगठनों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अमित शाह ने कहा कि असम और पूरे उत्तर पूर्व के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाल करना है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि युवकों ने हथियार डालकर अपने आप को मुख्यधारा में जोड़ा है। सरकार हर विवाद को 2024 तक खत्म करना चाहती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि समझौते से आदिवासी जनजाति के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार भी मिलेगा। यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों को भारत के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन देने वाले के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि इन छात्रों को भारत में एडमिशन दे पाना कानूनन संभव नहीं है। केंद्र का कहना है कि ये लोग अपने यूक्रेन के कॉलेज से सहमति लेकर किसी अन्य देश के कॉलेज में डिग्री पूरा कर सकते हैं। सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि यूक्रेन गए छात्र या तो नीट में कम अंक मिलने के चलते वहां गए या सस्ती पढ़ाई से आकर्षित होकर। अब अगर उनको भारत के बड़े कॉलेजों में जगह दी गई तो ये दूसरे प्रतिभाशाली छात्रों के साथ अन्याय होगा। फिर उनकी तरफ से मुकदमे दाखिल होंगे। महाठग सुकेश चंद्रशेखर के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आज एक्ट्रेस नोरा फतेही से पूछताछ की और इस पूरे मामले की अहम कड़ी पिंकी ईरानी भी इस पूछताछ में नोरा के साथ मौजूद थी। ईओडब्ल्यू ने नोरा फतेही से एक खास इवेंट को लेकर सवाल किया। इस इवेंट का हिस्सा नोरा दिसंबर 2020 में बनी थी। ये इवेंट चेन्नई में हुआ था। इससे पहले ईओडब्ल्यू ने 2 सितंबर को भी नोरा से पूछताछ की थी। उस दौरान पुलिस ने सुकेश और उनकी चैट्स के बारे में पूछताछ की थी। इधर 19 साल पुराने कबूतरबाजी मामले में मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। आपको बताएं कि 14 जुलाई को दलेर मेहंदी को गिरफ्तार कर पटियाला जेल भेज दिया गया था, लेकिन उस आदेश के बाद ही सिंगर ने जमानत के लिए तुरंत हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दलेर मेहंदी की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जमानत के साथ 2 साल की सजा पर भी रोक लगा दी है। ऐसे में उन्हें कोर्ट से डबल राहत मिली है। जल्द ही दलेर मेहंदी जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की शराब नीति को लेकर
एक और स्टिंग आज जारी किया है। कथित तौर पर यह स्टिंग शराब घोटाले में आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा का है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्टिंग जारी किया। इस मौके पर पार्टी ने कहा कि शराब घोटाले के पैसे का गोवा और पंजाब के चुनावों में इस्तेमाल किया गया। इससे पहले 5 सितंबर को बीजेपी ने एक स्टिंग जारी करके केजरीवाल की शराब नीति में कमीशन खोरी का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे पर विपक्ष ने निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसी भी सम्मानित धार्मिक मजहबी स्थान का सर्वे करवाना गलत है। उन्होंने कहा कि आस्थाओं को गहरी चोट पहुंचाता है ये। अखिलेश यादव ने कहा कि इस सर्वे से सरकार की बदनीयती पता चल रही है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिशन 2024 को लेकर आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में सत्ता बदली तो बिहार समेत सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। पटना में एक कार्यक्रम में शामिल हुए नीतीश ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से बिहार को विशेष राज्य की मांग करती रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री कई बार बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग की गई थी, लेकिन पीएम ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं कि सीएम नीतीश प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं, हालांकि वो इससे नकारते रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नौगाम इलाके में सुरक्षाकर्मियों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। दोनों की पहचान पुलवामा के एजाज रसूल नजर और शाहिद अहमद के रूप में हुई है। ये आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े हुए थे। दोनों आतंकी 2 सितंबर को पुलवामा में बंगाल के मजदूर मुनीर उल इस्लाम की हत्या में शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद पुलिस और जवानों ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। आतंकियों के पास से AK-47, 2 पिस्टल और 1 ग्रेनेड बरामद हुआ है। और आइए अब बात करते हैं कवर स्टोरीज की। ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले कई लोग रिव्यू देखना पसंद करते हैं। हम में से हर कोई रिव्यूज पसंद करता है या कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले रिव्यू जरूर देखता है और इन्हीं रिव्यूज के आधार पर वो कोई भी सामान खरीदने या ना खरीदने का फैसला लेते हैं। लेकिन तब क्या हो जब आपको पता चले कि जिस रिव्यू को देखने के बाद आपने प्रोडक्ट खरीदा था वो फर्जी है। जी हां, फर्जी रिव्यू का खुला खेल Amazon, फ्लिपकार्ट समेत तमाम ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर चल रहा है और अब सरकार ने इन फर्जी रिव्यूज पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। फर्जी रिव्यूज को लेकर बुधवार को CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। फर्जी रिव्यू पर रोक लगाने के लिए सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। सरकार ने पैसे देकर पॉजिटिव रिव्यू और 5 स्टार रेटिंग लेने पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है। और इतना ही नहीं, सरकार ने साफ कर दिया है कि जो कंपनियां दूसरी कंपनियों के लिए नेगेटिव रिव्यू लिखवाती हैं उन पर भी एक्शन होगा। तो यह खेल कई परतों में चल रहा है। सरकार ने कहा कि जो कंपनियां जानबूझकर फर्जी रिव्यू लिखवाएंगी उन पर 10 लाख से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। फर्जी रिव्यू के मामलों में CCPA स्वतः संज्ञान लेकर भी एक्शन ले सकती है। लेकिन हमारा एक सवाल है, क्या सिर्फ जो जुर्माना लगा देने से फर्जी रिव्यू पर रोक लग जाएगी? यह सवाल इसलिए है क्योंकि फर्जी रिव्यू का धंधा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2021 में फर्जी रिव्यू की वजह से लोगों ने 152 अरब डॉलर के कम गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं खरीदे। ट्रिप एडवाइजर ने 2021 की अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में बताया कि उसके प्लेटफॉर्म पर 2020 में कुल 2 करोड़ 60 लाख रिव्यूज लिखे गए। इन टोटल रिव्यूज में से 9,43,000 रिव्यूज फर्जी थे। और यह स्थिति तब है जब कंपनी ने करीब 67% फर्जी रिव्यूज को पब्लिश होने से पहले ही रोक दिया या खत्म कर दिया। और यही स्टडीज नहीं, तमाम स्टडीज बताती हैं कि कंपनियां यूं ही फर्जी रिव्यू पर करोड़ों रुपए खर्च नहीं करती। दरअसल ये रिव्यू उनकी सेल बढ़ाने में काफी मददगार साबित होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग इन रिव्यूज के आधार पर सामान खरीदते हैं, जैसा हमने पहले भी आपको बताया। SEO प्लेटफॉर्म ब्राइट लोकल ने 2022 की शुरुआत में एक सर्वे किया। इस सर्वे के मुताबिक 77% लोग खरीदारी करने से पहले रिव्यूज जरूर देखते हैं और रिव्यूज के आधार पर ही अपना फैसला लेते हैं।
75% लोगों का कहना है कि पॉजिटिव रिव्यू उन्हें प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में अच्छा महसूस करवाता है। फर्जी रिव्यू का यह खेल सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। अब जब भारत सरकार इससे निपटने के लिए कड़े नियम बना रही है, तो सवाल यह उठता है कि क्या इससे फर्जी रिव्यूज पर लगाम कसने में मदद मिल पाएगी। हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सिर्फ जुर्माने का प्रावधान कर देने भर से क्या फर्जी रिव्यूज रुक जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और अगर नहीं रुकेंगे तो फिर क्या करना है? इस पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाने माने ब्रांड गुरु हरीश बिजुड़ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या हो जाएगा सर ये काम 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा देने से? क्या वो डिटरेंस पैदा हो पाएगा जिससे फर्जी रिव्यूज रोकें कंपनियां या लगाम लगाएं? देखिए, सबसे पहले फर्जी रिव्यूज एक लैक ऑफ इंटेग्रिटी की बात करती है, जिसके हिसाब से ये बात है कि कई ऐसे वेबसाइट्स हैं, कई ऐसे रीसेलर्स हैं जो अपने आप रिव्यूज लिख के अपने आप को शाबाशी देते हैं। सो इस शाबाशी को बंद करने के लिए ये कानून आ रहा है। सबसे पहले ये एक डिटरेंट रहेगा, लेकिन ये सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं करेगा। इसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए, इन्वेस्टिगेशन विच इज एक्टिव। सबसे हम स्टार्ट करेंगे सबसे बड़े बड़े वेबसाइट से, और फिर सबसे छोटे वेबसाइट्स पे जाएंगे, क्योंकि लिए जब ये बड़े लोग रोकेंगे, ये छोटे लोग भी शायद सोचेंगे कि ये काम बुरा काम है और इसमें मुनाफा नहीं है पर हमारा घाटा है। एब्सोल्युटली। और ये घाटा सर, ये सिर्फ घाटे की, ये एक आम कंज्यूमर के साथ ये छल हो रहा है, इसमें से उसका घाटा ही नहीं है, उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है। और ये एक ऐसा एक्ट है जिसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए था। अब सवाल यह है कि सरकार इस काम को आखिर अंजाम कैसे दे। बहुत सारी कंपनियां तो खुद इस मकड़जाल में भी फंसी हुई हैं, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पर जब ये फेक रिव्यूज होते थे तो उनको तब भी कंट्रोल सिचुएशन लगती थी, लेकिन सामने उनका जो कॉम्पिटिटर है, जब वो उनके खिलाफ पैसे देकर नेगेटिव रिव्यूज का हथकंडा अपनाने लगा, तब इन लोगों का जमीर जो है वो जाग रहा है और अब फेक रिव्यूज पर बात हो रही है। तो शुरुआत कहां से हो? सरकार के स्तर से हो जाए, ठीक है सर, वो तो अपना काम करेगी, लेकिन और क्या क्या करने की जरूरत है? देखिए, मेरे हिसाब से हमारे देश में एक बहुत ताकतवर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है आज, तो उसके एम्बिट के नीचे ये इसको भी लाना चाहिए, जहां पर हम कहेंगे कि फेक रिव्यूज एक छल है, कंज्यूमर के साथ एक छल खेला जा रहा है। और इसके हिसाब से हम सब कई ऐसे अनेक लोगों के पीछे जाएंगे जो ये काम कर रहे हैं, मशीनों के पीछे जाएंगे, क्योंकि ये देखिए हमारे देश में बॉट्स बहुत हैं और ये बॉट्स फेक रिव्यू बॉट्स भी बन गए हैं। तो कई ऐसी बार ये बॉट्स फेक रिव्यूज दे देती, और जब आप 1800 पॉजिटिव रिव्यूज देखेंगे, कोई आदमी ये 1800 रिव्यूज नहीं दे रहा है, ये तो मशीन देती। तो हमने मशीन के पीछे जाना है, टेक्नोलॉजी के पीछे जाना है, और ऐसे लोगों के पीछे जाना है जो ये काम करते हैं। सो एक बार ये हो गया, ये एक नया टाइप का जमतारा है, ये टेकतारा है, और इस टेकतारा के पीछे हमने सब जाना है। एब्सोल्युटली, टेकतारा का ये जो पूरा घालमेल चल रहा है। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आजकल कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार रेटिंग जरूर देखता है। वो देखता है कि नेगेटिव पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वो एक एक चीज को पढ़ता है और वो उसमें घुसता चला जाता है। उसे लगता है कि इस प्रोडक्ट के बारे में जो लोग कह रहे हैं वही सही है और मैं भी वैसा ही करता हूं। अगर नेगेटिव है तो मैं नहीं लूंगा इसे, या अगर पॉजिटिव है तो मैं इसे तुरंत ले लूंगा बिना उसको इस्तेमाल किए हुए। तो ये पूरा का पूरा रेटिंग सिस्टम जो है वो पूरा पूरा फ्रॉड इकोसिस्टम है सर। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, पहले लोग पैसे देते थे कि आप हमारे वेबसाइट पर आकर रिव्यूज दें, आपको पैसे मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने फ्रीलांस में ये काम किया, खासतौर से जो बेरोजगार युवा हैं वो इससे जुड़े, उन्होंने पैसे भी कमाए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो एक अनजाने में क्राइम कर रहे हैं। अब बॉट्स का सहारा लिया जा रहा है, मशीन्स कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये किया जा रहा है। सरकार के लिए आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं सर? पहुंच पाएगी क्या सरकार वहां तक?
देखिए, ये काम सिर्फ सरकार की नहीं है, हम ग्राहकों की भी काम है। क्योंकि देखिए, हम ग्राहक कैसे कुछ करते हैं, इस पे कुछ थोड़ा सोच जाना चाहिए। आप पिक्चर देखने जाते हैं और फ्राइडे को पिक्चर आएगा और फ्राइडे को रिव्यू आएगा और सैटरडे को आप जब पढ़ते हैं वो रिव्यू, वो स्टार्स देखते हैं। कितने तारे मिले उनको? 5 तारे हैं, 3 है, 3 एंड हाफ है। तो उसके पीछे आप जाते हैं, तो इसको बदलना है, क्योंकि हमें समझना है कि सब तारे ठीक नहीं होते, सब तारे सच नहीं होते। तो कई अनेक तारे होते हैं जो बॉट के तारे होते हैं। तो इस हिसाब से हम ग्राहक लोगों में एक जागृति हमें लाना है, जहां हम कहते हैं कि जागो ग्राहक जागो। ऐसा भी सोचो कि रेटिंग्स के पीछे नहीं जाओ। इसे हम अंग्रेजी में हर्ड मेंटालिटी बुलाते हैं। वो हर्ड मेंटालिटी को हमें अपने ग्राहकों से निकाल देना चाहिए। ये सबसे पहली बात हमने करनी है। बट सर, इसमें अब एक आम आदमी क्या करे? अगर मैं सोशल मीडिया पे हूं या मैं किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, और मेरे को और ये तो चलिए सर फेक रिव्यूज हैं, ये तो चलिए स्टार रेटिंग्स हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और है जो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो फेक रिव्यूज करते हैं। प्रोडक्ट उन्होंने इस्तेमाल किया या नहीं किया, उस प्रोडक्ट के बारे में, उस डोमेन के बारे में उनको जानकारी है या नहीं है, वो प्रोडक्ट उठाते हैं पैसे लेकर या बार्टर कोलैबोरेशंस में, और उसके बारे में तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देते हैं। अभी आस्की की नजर तो इस पर है ही, अब सरकार की नजर भी इस पर है और बहुत सख्त गाइडलाइंस आ भी रही हैं। लेकिन एक कंज्यूमर, सर आपको नहीं लगता है कि कंज्यूमर के हाथ में कुछ बचता नहीं जब उसका सामने चहेता इन्फ्लुएंसर या चहेती वेबसाइट पर वो सोचता है कि मैं तो भरोसा करता हूं इस पर, इसमें जो भी आ रहा है वो सही आ रहा होगा, या इन्फ्लुएंसर जो बात कह रहा है, जो रिव्यूज दे रहा है वो सही कह रहा होगा। तो ऐसे में क्या हम कंज्यूमर को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा दें, या वो कैसे पता करे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि कंज्यूमर की भी एक रोल है, ग्राहक की भी एक रोल है। क्योंकि 3 तरह के एंडोर्सर्स हैं। सबसे छोटे एंडोर्सर्स ऐसे हैं जो बॉट्स हैं, जो रिव्यूअर्स हैं, जो पैसा लेके रिव्यू देते हैं, अपनी रिव्यू बेच देते हैं। फिर ऐसे रिव्यूअर्स हैं जो कॉम्पिटिटर्स अगेंस्ट रिव्यू लिख लेते हैं, नेगेटिव रिव्यूज, वो एक तरह के रिव्यू। दूसरे रिव्यूअर्स हैं हमारी माइक्रो ब्रांड एंडोर्सर्स, जो हमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं, जिनकी बात आपने छेड़ी। तो उनके ऊपर भी कोई कंट्रोल्स होनी चाहिए, क्योंकि वो पैसे लेते हैं और बात करते हैं अच्छे अच्छे। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं अनेक हों जो पैसा लेके बुरे भी बात करें। और तीसरे काइंड ऑफ एंडोर्सर्स है हमारे मेगा ब्रांड एंडोर्सर्स, हमारे फिल्म स्टार्स, जो पैसा लेके ही काम करते हैं। कोई भी बिना पैसा काम नहीं करता। तो इस हिसाब से ग्राहकों को तीनों टाइप के ब्रांड एंडोर्सर्स की बात थोड़ी नमक के साथ लेना चाहिए। हम उसे बोलते हैं टेक इट विद अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। इधर मैं बोलूंगा टेक इट विद अ शावल ऑफ सॉल्ट। तो इस हिसाब से हमें समझना चाहिए कि हमारे बड़े स्टार जब बोलते हैं वो हमेशा सच नहीं बोलते। हमारे माइक्रो ब्रांड एंडोर्सर्स जो बोलते हैं वो भी सच नहीं बोलते। और रिव्यूअर्स को तो उनकी बात ना सुने। एब्सोल्युटली। एक आखिरी सवाल सर, मैं देख रहा हूं कि आजकल तो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या दूसरी कोई भी कंपनीज हो, अब ये खुद अपने बारे में कहते हैं कि साहब फेक रिव्यूज़ का शिकार तो हम हैं, हमारे कस्टमर तो छोड़ दीजिए, हम खुद शिकार हैं इसका। लेकिन क्या जिम्मेदारी तय करने के लिए जुर्माना काफ़ी है? जैसा हमने आपको शुरू में बताया कि 20 से 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की बात चल रही है। क्या जुर्माना लगा देने भर से कंपनियां इस बात को सीरियसली लेंगी, ये जो फेक रिव्यूज़ का पूरा फर्जीवाड़ा इकोसिस्टम है, या कुछ और प्रावधान होने चाहिए, क्रिमिनल लायबिलिटीज भी फिक्स होनी चाहिए? लायबिलिटीज बहुत मुश्किल होंगी इस हिसाब से। मेरे हिसाब से ये करना चाहिए कि हमें फाइन्स लेनी चाहिए, बहुत ताकतवर फाइन्स लेनी चाहिए, बहुत मोटी फाइन्स लेनी चाहिए। और ये फाइन को लेके एक कॉर्पस बनाएं, एक फंड बनाएं। और उस फंड की बेसिक टास्क ये होगी कि आप एडवर्टाइज करें, आप ग्राहकों को जागरूक करें कि ऐसा भी होता है। क्योंकि कई अनेक ग्राहक हैं जो जानते नहीं है कि ऐसा भी होता है। एब्सोल्युटली। तो इस पे कई स्तर से, यानी कि हरीश जी जैसा बता रहे हैं, कई स्तर से इस पे बातचीत करना पड़ेगा। इसमें कंज्यूमर अवेयरनेस भी है, इसमें कंपनियों के भीतर उनको अपने गिरबान में भी झांकना होगा, और साथ ही साथ सरकार की ओर से भी कुछ और सख्तियां बढ़ानी पड़ेंगी, फाइन्स वगैरह को और टाइटन करना पड़ेगा। तब जाकर शायद हम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा माहौल बना पाएं जिसमें सही प्रोडक्ट
और उसके बारे में सही रिव्यूज एक आम कंज्यूमर तक पहुंचे, जो उसका अधिकार है, जो उसका राइट है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश सर, बातचीत करने के लिए और वक्त निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। एससीओ की बैठक समरकंद में हो रही है। एससीओ समिट में भाग लेने के लिए समरकंद रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बयान भी जारी किया था। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि वो समूह के भीतर मौजूदा मुद्दों, विस्तार और सहयोग को आगे बढ़ाने के बारे में विचारों के आदान प्रदान को लेकर काफी उत्सुक है। एससीओ समिट के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिलेंगे। पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर भी है। माना यह जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच एनर्जी एग्रीमेंट समेत कई द्विपक्षीय संबंधों के मुद्दे पर चर्चा होगी। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ भी वो वार्ता करेंगे। संभावना ये भी जताई जा रही है कि पीएम मोदी पुतिन के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करें। कोरोना महामारी के चलते एससीओ समिट में शामिल देश 2 साल बाद आमने सामने मिल रहे हैं। उज्बेकिस्तान एससीओ 2022 का अध्यक्ष है और भारत एससीओ का अगला अध्यक्ष बनने जा रहा है। मौजूदा वक्त में रूस यूक्रेन युद्ध और चीन ताइवान के बीच जारी टेंशन की वजह से दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है, उस वजह से भी इस मीटिंग को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये ऐसे वक्त में हो रही है ये एससीओ समिट जब इतनी सारी उथल पुथल पूरी दुनिया में चल रही है। वैसे तो एससीओ समिट का एजेंडा अक्सर सिर्फ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने तक ही सीमित होता है, लेकिन इस बार संभावना ये है, उम्मीद ये की जा रही है कि समिट में या फिर समिट के इतर रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर बात जरूर होगी। उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति नृत्य को बेहद पसंद किया जाता है। एससीओ समिट में भी आपको हिंदुस्तान की संस्कृति के रंग दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे की यह रिपोर्ट देख लीजिए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम एससीओ समिट की, जहां पर जो है समरकंद में भारतीय पवेलियन में किस तरह से रिहर्सल चल रही है, क्योंकि पूरी दुनिया को एससीओ के मंच पर यही कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। भारतीय गानों की तस्वीर, शिव स्तुति की तस्वीर और तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक जिनमें मिलती है, वो तमाम कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। और जो एससीओ के सदस्य देश हैं, उन सभी देशों का पवेलियन इस जगह पर लगा है और तमाम देशों के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो एससीओ की मंच पर होंगे भी। भारत के लिहाज से बात करें तो जो है कथक, इसके अलावा जो है दूसरे डांसेस भी इसमें होंगे। साथ ही भारतीय गानों पर जो है हिंदी गानों पर इस तरह से जो रिहर्सल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भी देखने को मिलेंगी। और आप देखिए योगा भी इसी जगह पर, योगा का प्रदर्शन भी होगा, ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। और ये बड़ी बात ये है कि तमाम उज्बेकिस्तान के जो नागरिक हैं, छात्राएं हैं, वो ये सब कार्यक्रम कर रही हैं। और ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से जो है उसका प्रदर्शन है, योगा का प्रदर्शन, भारतीय गानों का प्रदर्शन, भारतीय कलाओं का प्रदर्शन। तो ये सब तस्वीर आपको देखने को मिलेगी एससीओ के इस मंच पर। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया। एडटेक दिग्गज स्टार्टअप बायजूस ने वित्त वर्ष 2021 में 2428 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया। हालांकि ये रेवेन्यू खुद बायजूस के अपने प्रोजेक्शन से काफी कम है और इसके साथ ही बायजूस का घाटा बढ़कर 4588 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2020 के मुकाबले स्टार्टअप का रेवेन्यू 14% कम है। बायजूस ने करीब 18 महीनों बाद अपनी फाइनेंशियल्स डिस्क्लोज किए हैं, वो भी तब जब सरकार की फटकार लगी। देश की सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप कहे जाने वाले इस स्टार्टअप में दुनिया भर के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ है। कंपनी पर इन्वेस्टर्स के पैसों के दुरुपयोग के भी आरोप लग रहे हैं। बायजू की ऑनलाइन क्लासेस की क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, विवादास्पद सेल्स प्रैक्टिस की बात हो, बड़े पैमाने पर छटनियां हो, कंपनी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्हों की जो बरसात है वो अभी तक थमी नहीं है। यहां तक कि FY21 रिजल्ट फाइल करने में जो देरी हुई, उसको लेकर सरकार की ओर से चेतावनी भी मिली और 18 महीने बाद ये फाइल किए गए।
अब बायजूस आईपीओ लाने की तैयारी भी कर रहा है, ऐसी भी खबरें हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आईपीओ की तैयारी संस्थागत निवेशकों के डूब रहे पैसे रिटेल इन्वेस्टर्स पर पास ऑन करने की तैयारी का हिस्सा तो नहीं है? बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर बायजूस को लेकर उठ रहे हैं। और इसी बीच में बीते 2 सालों में ढेरों न्यू एज जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जो शेयर बाजार में लिस्ट हुई हैं, उनके वैल्यूएशन को लेकर भी सवाल उठे। ज्यादातर कंपनियों के शेयर लिस्टिंग के बाद अब नीचे हैं। ऐसे में वैल्यूएशन को लेकर बढ़ती चिंता के बीच सेबी ने प्राइवेट इक्विटी फंड्स और वेंचर कैपिटल फंड्स के वैल्यूएशन के तरीकों पर भी गौर करना शुरू कर दिया है। हाल ही में सेबी ने प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड से स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स के वैल्यूएशन के तरीके को लेकर सवाल पूछा। जानकार भी मानते हैं कि सेबी की सक्रियता इसलिए जरूरी है क्योंकि कई घपले सामने आए हैं। आईपीओ नियमों में ट्रांसपेरेंसी और ब्रोकर से जुड़े नियमों में सख्ती के बाद अब मार्केट रेगुलेटर सेबी की नजर प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड्स पर है। आईपीओ नियमों में ट्रांसपेरेंसी और ब्रोकर से जुड़े नियमों में सख्ती के बाद अब मार्केट रेगुलेटर सेबी की नजर प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड्स पर है। सेबी ने प्राइवेट इक्विटी फंड्स और वेंचर कैपिटल फंड से स्टार्टअप और यूनिकॉर्न्स के वैल्यूएशन पर सवाल पूछे हैं। सेबी ये जानना चाहता है कि आखिर स्टार्टअप और यूनिकॉर्न्स का वैल्यूएशन किससे कराते हैं और वैल्यूअर का फंड से कोई जुड़ाव तो नहीं। मंशा ये भी समझाने की है कि बीते 3 वर्षों में वैल्यूएशन के तरीके में कितनी बार बदलाव हुए हैं। हर फंडिंग राउंड के बाद वैल्यूएशन बढ़ता है और नए निवेशकों को जोड़ने की कोशिश होती है। ऐसे में अगर वैल्यूएशन का तरीका ठीक ना हो या ट्रांसपेरेंट ना हो तो निवेशकों को नुकसान हो सकता है। AIFs में कंसिस्टेंसी आज के डेट में पूरे रूप में नहीं है कि हाउ इज वन AIF डूइंग वैल्यूएशन, हाउ इज द अदर AIF डूइंग द वैल्यूएशन, कैन द सेम पोर्टफोलियो कंपनी बी वैल्यूड वेरी डिफरेंटली बिटवीन द 2 AIFs। तो इसके लिए व्हाइल देयर इज अ बेंचमार्किंग रिपोर्ट वेयर ऑल द AIFs आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट what is the value of their portfolio, how that AIF has performed vis-a-vis the industry benchmark, yet a lot of gaps remain. दरअसल सेबी को स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के वैल्यूएशन से जुड़ी ढेरों शिकायतें मिल रही थी, जिसमें वैल्यूएशन और अकाउंटिंग के तरीके पर सवाल थे। साथ ही ये भी शिकायत थी कि हर फंड अपने अपने हिसाब से वैल्यूएशन कर रहे हैं और कोई निश्चितता नहीं है। इसीलिए सेबी ने ये पूछा कि आखिरी बार वैल्यूएशन कब किया गया, इन्वेस्टमेंट कितना रहा और पोर्टफोलियो की मौजूदा वैल्यू कितनी है। वैल्यूएशन क्या ऑडिटेड नतीजों पर की गई है या अनऑडिटेड पर? वैल्यूएशन करने वाला इंडिपेंडेंट वैल्यूअर था या नहीं? फंड की स्कीम में कोई वैल्यूएशन कमेटी भी होती है या नहीं? स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन एक काफी क्लिष्ट मुद्दा है। जो कई बार GME की कैलकुलेशन भी गलत होती है और उसमें वो देखना पड़ता है कि रियल रेवेन्यू क्या है। दुनिया भर में नकदी पर सख्ती की वजह से सेबी का रुख भी स्टार्टअप वैल्यूएशंस को लेकर कड़ा हो रहा है। दरअसल सेबी की मंशा ये है कि निवेशकों का निवेश सुरक्षित रहे और उन्हें पूरी ट्रांसपेरेंसी मिले। एक स्कीम का जोखिम दूसरी स्कीम ने ना फैल पाए। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। लगातार 4 से 5 घंटे या इससे अधिक समय तक बैठकर ऑफिस में काम करना, टीवी देखना या वीडियो गेम खेलना सेहत के लिए खतरे की घंटी है। इससे न केवल मोटापा या मांसपेशियों से जुड़ी बीमारी होने का खतरा है, बल्कि कैंसर और डायबिटीज होने की आशंका भी बढ़ जाती है। रिपोर्ट देखिए। घंटों एक ही जगह बैठकर काम करना सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। यह हैबिट आगे चलकर शुगर, हार्ट जैसी गंभीर बीमारियों की वजह हो सकती है। दरअसल एक जगह पर बैठे रहकर काम करने या टीवी देखने से मांसपेशियों में अकड़न और दर्द जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इससे हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता और खराब खान पान की आदतें भी बढ़ जाती हैं। एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि लगातार घंटों बैठने की वजह से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसमें मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, कमर के आसपास चर्बी का जमा होना और कोलेस्ट्रॉल के लेवल का बढ़ना आम बात है। स्टडी के मुताबिक बैठे रहने से दिल की बीमारियां होने की आशंका 147% बढ़ जाती है। डायबिटीज होने की आशंका 112% बढ़ती है। वहीं दिल की बीमारी से मौत का खतरा भी 90% तक बढ़ जाता है और सभी बीमारियों के चलते मौत का खतरा 47% ज्यादा हो जाता है।
लंबे समय तक बैठने की वजह से होने वाली दूसरी तरह की समस्याओं की बात करें तो पैर की मांसपेशियों और आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है। जब हम ज्यादा बैठते हैं तो पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे हमारा शरीर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। खासकर गलत पोस्चर में बैठने से हिप्स और जॉइंट्स में दिक्कत होने के साथ पीठ में दर्द की समस्या भी बढ़ जाती है। एक स्टडी में पाया गया है कि लंबे समय तक बैठने से लंग, गर्भाशय और पेट के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। वहीं लंबे समय तक पैर लटकाकर बैठने से खून के थक्के बनने की आशंका 35% तक बढ़ जाती है। ऐसे में लंबे समय तक बैठे रहने या लगातार बैठे हुए ऑफिस में काम करते रहने से बचना है। तो खुद को एक्टिव रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको एक ही जगह बैठकर काम करते रहने के दौरान बीच बीच में थोड़ा मूव करते रहना होगा। आप चाहें तो अपने हाथ, पैर और गर्दन के कुछ मूवमेंट भी कर सकते हैं। काम करते हुए अचानक से झटके के साथ उठने की बजाय आराम से उठें, इससे नसों में तनाव नहीं आएगा। अगर आपको पानी लेने या फिर किसी दूसरे काम के लिए किसी को बुलाना है तो ये काम आप खुद कर सकते हैं, इससे आपका मूवमेंट बढ़ेगा। ये कुछ जरूरी एहतियात हैं जो आपको लंबे समय तक बैठने से होने वाली गंभीर समस्याओं से बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीर घाटी में 33 साल के बाद भारतीय नौसेना ने एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। 1990 के दशक में आतंकवाद की वजह से ये ट्रेनिंग बंद कर दी गई थी। कश्मीर के गांदरबल जिले के मानसबल झील में ये ट्रेनिंग हुआ करती थी। ट्रेनिंग बंद होने के बाद कैडेट्स को जम्मू जाना पड़ता था, लेकिन अब कैडेट्स कश्मीर में ही ट्रेनिंग ले सकते हैं। कश्मीर बदल रहा है। कश्मीर अब संवर रहा है। कश्मीर में हालात पहले से बेहतर हो चले हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कश्मीर घाटी में करीब 33 साल बाद एनसीसी कैडेट्स की नेवल ट्रेनिंग दोबारा शुरू हुई है। ये ट्रेनिंग नौसेना ने शुरू की है। गांदरबल की इन तस्वीरों को देखिए। एनसीसी के कैडेट्स का जोश बस देखते ही बनता है। गांदरबल की मानसबल झील में चल रहा ये नेवल ट्रेनिंग कैंप इतना बता देने के लिए काफी है कि हम हिंदुस्तानी किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों के 100 सीनियर एनसीसी कैडेट्स लड़कों और लड़कियों के लिए पहला ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा है। 26 सितंबर तक चलने वाले इस कैंप में सभी जिलों से चुनकर आए लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कैंप में नाव खींचने, नौकायन, सिंगलिंग, नेविगेशन जैसे नौसैनिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये कहना सही होगा कि कैडेट्स के नेवल ट्रेनिंग कैंपों में अपनी इच्छा से शामिल होना भारतीय सशस्त्र बलों जैसे सेना, नौसेना और वायुसेना सबकी मेहनत है, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन कैंपों का हिस्सा बन रहे हैं। मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस कैंप में आई हूँ। ऑब्वियसली हमारे कश्मीर में इतने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ पे कश्मीर में इतने कैंप्स नहीं होते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है। पिछले 3 दशकों में आतंकवादी गतिविधियों के चलते जम्मू क्षेत्र के नगरोटा, मानसर झील में इन कैडेटों को ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अब मध्य कश्मीर के गांदरबल में इन ट्रेनिंग कैंपों को चलाया जा रहा है। जाहिर है घाटी में अब तस्वीर बदल चुकी है। मुझे लगता है कि इस ट्रेनिंग कैंप जो आज से शुरू हुआ है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और ज़्यादा बच्चे जो है इसमें शामिल होंगे और जिनके लिए जो रोज़गार के द्वार है वो भी खुलेंगे। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। फेस्टिव सीजन अब सिर्फ एक हफ्ते से भी कम दूरी पर है। इस फेस्टिव सीजन से BMW को भी अच्छी सेल की उम्मीद है। फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को किस तरह के ऑफर मिल सकते हैं, इस पर सुनिए BMW इंडिया के प्रेसिडेंट विक्रम पाहवा का क्या कहना है। लग्जरी गाड़ियों में BMW को पहचान की जरूरत नहीं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं BMW के इंडिया प्रेसिडेंट विक्रम पाहवा। सर, आपका जी बिजनेस को समझने के लिए धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि फेस्टिव सीजन अराउंड है, किस तरह का आप देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी मार्केट से, कंपनी के हिसाब से, और ग्राहक को क्या कुछ मिल सकता है? पहले तो बहुत धन्यवाद मेरे को ये मौका देने के लिए। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फेस्टिव सीज़न जो है मुश्किल से 1 हफ्ता दूर है, अब नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। तो मेरा जो कहना है कि ये काफ़ी अच्छा फेस्टिव सीज़न रहेगा। ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा है, बिल्डअप काफ़ी अच्छा है। 3-4 साल से हमने देखा नहीं है ऐसा फेस्टिव सीज़न, बट मेरी उम्मीद ये है कि काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो पहले 8 महीने रहे हैं हमारे लिए, एटलीस्ट BMW ब्रांड के लिए, और मिनी ब्रांड जो हमारे कार्स का है, काफ़ी अच्छा रहा है। हमने 51% की
जो है ग्रोथ ऑलरेडी रजिस्टर कर दी है पहले 8 महीने में, और इवन जो हमारा मोटरसाइकिल का सेगमेंट है उसमें 48% की हमने ग्रोथ रजिस्टर की है। सो एक रिकॉर्ड काइंड ऑफ सेल हुई है पहले 8 महीने में हमारे 15 साल की हिस्ट्री में, क्योंकि हम 15 साल पहले हमने अपना ऑपरेशन सेटअप किया था इंडिया में। तो अच्छा लगता है कि एक सेलिब्रेटरी साल में एक रिकॉर्ड करना और कस्टमर्स को एक इतने सारे प्रोडक्ट्स ऑफर करना, जो नए प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं इस साल में, काफ़ी सराहना मिली है उसकी हमें। वहीं एमजी मोटर्स इंडिया के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि भारत में ईवी का बज़ है और आगे भी ये बज़ जारी रहेगा। ऑटो सेक्टर में जिस तरह के लगातार बदलाव हो रहे हैं, हमारे पास बातचीत करने के लिए एमजी मोटर्स से राजीव चाबा सर, सबसे पहला सवाल ये कि जिस तरह से मोबिलिटी बदल रही है, किस तरह का स्कोप आप देख रहे हैं बिजनेस का, अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री के नाते, अपॉर्चुनिटी एमजी मोटर्स के नाते, और क्या सरकार के जो मौजूदा प्रयास या जो योजनाएं हैं वो इंडस्ट्री को इसमें और प्रमोट करेंगी? तो आजकल जो ज़्यादा ट्रेंड हम देख रहे हैं, एक तो लोग ज़्यादा एसयूवी की तरफ जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल की काफ़ी न्यूज़ है, बज़ है, लोग क्यूरियस हैं और पता करने के लिए कि कौन सी गाड़ी है, कैसी गाड़ी है, और कई लोग ख़रीद भी रहे हैं। और तीसरी चीज़ हो रही है कि कनेक्टेड कार फीचर्स काफ़ी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी 14-15 लाख के आसपास की है, सबको उसमें कनेक्टेड फीचर्स चाहिए। तो ये काफ़ी चेंजेस हुए हैं पिछले कई सालों में। तो आई एम हैप्पी टू से कि जो एमजी की गाड़ियां हैं वो सारी एसयूवीज़ हैं। हमने ईवी भी लॉन्च करी है, ZS EV। जब हमने पहली गाड़ी लॉन्च करी थी, इट वॉज़ रियली द फर्स्ट बिग वॉल्यूम कार इन द कंट्री, और सारी गाड़ियाँ हमारी कनेक्टेड हैं। तो ओवरऑल आई थिंक हमने ट्रेंड ठीक से एक देख लिया था अभी तक, एंड वी हैव बीन लकी। लेकिन काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं और अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशंस काफ़ी डिफरेंट टाइप के आने वाले हैं। ग्लोबल मार्केट से मिले अच्छे संकेतों से आज बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। शुरुआती कारोबार में बैंक निफ्टी नए शिखर पर पहुंच गया। बैंक निफ्टी ने 41,840 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। कारोबार के अंत में 400 अंकों की ज्यादा की बढ़त के साथ 60,000 के करीब बंद हुआ। वहीं निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा उछली। मार्केट पर आज सबसे ज्यादा एक्शन कहां देखने को मिला, बता रहे हैं अरमान नाहर। देखिए, कुछ दिनों की लगातार अच्छी तेजी के बाद आज हमें थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिली। हालांकि अगर निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे पर आपको दिखेगा वहां पर अच्छा लाइफ टाइम हाई आते हुए दिखा। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि आप मिड कैप देखिए या स्मॉल कैप देखिए, वहां पर भी आपको मिक्स्ड रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला। अगर टॉप निफ्टी लूजर्स की अगर बात की जाए तो निफ्टी लूजर्स में आपको नाम दिखेंगे हिंडाल्को, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, सिप्ला जैसे स्टॉक्स दिखेंगे जो टॉप लूजर्स की सूची में रहे, और आईटी जो हमेशा की तरह लगातार जो है वो इस लूजर्स की सूची में लगातार आता ही जा रहा है। अगर उसके अलावा निफ्टी के अलावा टॉप लूजर्स की सूची देखी जाए तो उसमें एप्टस वैल्यू, गुजरात पिपावा, एलजी इक्विपमेंट या ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? सीएट फोकस में रहा, साउथ इंडियन बैंक फोकस में रहा, कल्याण ज्वेलर्स और इंडियन होटल्स में देखेंगे वहां पर भी आपको फोकस आता हुआ दिखा। उसके अलावा अगर गेनर्स की सूची देखी जाए तो उस सूची में आपको नाम दिखेंगे मारुति सुजुकी, पावर ग्रिड, आइशन मोटर्स और एनटीपीसी जैसे स्टॉक दिखेंगे जो टॉप निफ्टी गेनर्स की सूची में हैं। उसके अलावा अगर निफ्टी के अलावा अगर गेनर्स देखे जाएं तो उस सूची में एमआरएफ, अपोलो टायर्स, पूनावाला फिनकॉर्प और ईआईडी पेरी जैसे स्टॉक हैं जो इस गेन की सूची में रहे। ओवरऑल अगर आप आज के लिए मार्केट में देखेंगे तो जो कुछ दिनों से लगातार तेजी चल रही थी, आज थोड़ा कूल ऑफ आता हुआ दिखा। हालांकि अगर इंट्राडे पर देखेंगे और बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई भी लगाया। और जरा फटाफट से बात कर लेते हैं यूएस मार्केट का क्या हाल है, वहां पर किस तरह की ओपनिंग हुई है। एक नज़र फटाफट से यूएस मार्केट्स के मौजूदा हाल पर भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे लाल निशान में कारोबार हो रहा है। डाउ जोन्स जो है हल्की गिरावट के साथ 31,095 के स्तर पर फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। नैस्डैक में अच्छी खासी गिरावट, लगभग 1.25% के आसपास 133 अंकों की गिरावट के साथ 11,585 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। S&P का भी फिलहाल यही हाल, 29-30 अंकों की गिरावट के साथ 3,915 के स्तर पर ऐसा काम करता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के सूत्रों ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन की लिमोजीन कार पर हमला हुआ था और उनकी हत्या की कोशिश की गई थी।
पुतिन पर हुआ बम से हमला। पुतिन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी साजिश। दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक, जिसका सुरक्षा घेरा सबसे कड़ा माना जाता है, उसी व्लादिमीर पुतिन की कार पर बम से हमले का बड़ा दावा किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही पुतिन की सुरक्षा को लगातार खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में इतना बड़ा दावा बिना किसी सच्चाई के होना मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक हमले के बाद पुतिन की गाड़ी को सुरक्षित तरीके से दूसरी जगह ले जाया गया और इस घटना में पुतिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि रिपोर्ट में यह खुलासा नहीं किया गया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को मारने का प्रयास कब हुआ था। ये पहला मौका नहीं है जब पुतिन पर इस तरह के हमले की खबर सामने आई है। इससे पहले युद्ध के दौरान ही पुतिन को जहर देकर मारने की साजिश का भी खुलासा हुआ था। पुतिन इन सभी आशंकाओं की वजह से ही कड़े सुरक्षा घेरे में रहते हैं। लेकिन इतनी सुरक्षा के बाद भी आखिर अगर ऐसा हमला होता है तो ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की कार दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई है। रात की बात यह है कि इस हादसे में उन्हें हल्की चोटें आई। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति जेलेंस्की की कार एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। दुर्घटना के बाद एक डॉक्टर ने जेलेंस्की की जांच की। जेलेंस्की के साथ चलने वाले डॉक्टर्स की टीम ने उनकी गहन जांच की। एक्सीडेंट के बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए राष्ट्रपति आवास लाया गया। सुरक्षा एजेंसी इस मामले में जांच कर रही है। दुनिया में ईरान इन दिनों फिर से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वैश्विक गलियारों में चर्चा यह है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। ईरान इन दिनों इजराइल और अमेरिका के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। यूनाइटेड नेशंस की संस्था IAEA ने माना है कि ईरान के पास इतना यूरेनियम मौजूद है जिससे ईरान परमाणु बम बना सकता है। हाल ही में ईरान के बड़े नेता अयातुल्लाह अली खमैनी के वरिष्ठ सलाहकार ने कहा था कि ईरान के लिए परमाणु बम बनाने में जरूरी 90% संवर्धित यूरेनियम पाना बहुत कठिन है और ईरान ने दावा किया था कि वो परमाणु बम बनाने में सक्षम है। यूएन की रिपोर्ट भी ऐसा ही कुछ दावा करती है। अगर ईरान परमाणु फॉर्मूला बनाने में सफलता हासिल कर लेता है तो उसका भी नाम परमाणु संपन्न देशों में शामिल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका और इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान परमाणु बम के साथ प्लूटोनियम बम भी विकसित करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया के ज्यादातर परमाणु शक्ति संपन्न देश पहले परमाणु हमला न करने की नीति पर चल रहे हैं, लेकिन उत्तर कोरिया और इसके शासक किम जोंग उन उन्होंने उत्तर कोरिया में कानून बनाया है जिसके मुताबिक अगर उन पर कोई भी देश हमले की साजिश भी करता है तो उत्तर कोरिया पहले ही परमाणु हमला कर देगा। अगर दुनिया की किसी भी शक्ति ने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग पर हमला किया तो उत्तर कोरिया के परमाणु बम का बटन दब जाएगा। अगर किसी ताकत ने किम जोंग पर हमले की साजिश रची तो भी उत्तर कोरिया के परमाणु बम का बटन दब जाएगा। और अगर किसी ने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग पर हमला करने के बारे में सोचा भी तो दुनिया जापान के बाद दूसरे परमाणु बम का धमाका जरूर सुनेगी। ये सिर्फ किम जोंग की धमकी नहीं है, अब ये उत्तर कोरिया का कानून है और उत्तर कोरिया के नए कानून के बाद दुनिया में सबसे विनाशकारी धमाके की आशंका और बढ़ गई है। विशेषज्ञों की माने तो किम जोंग अपने ऊपर हमले की साजिश रचे जाने को लेकर डरे हुए हैं और ऐसी धमकी देकर किम जोंग ने दुनिया को एक बार फिर से डराने की कोशिश की है। फिलहाल किम जोंग ने किसी खतरे की आशंका पर परमाणु हमले के आदेश देने का कानून बनाकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो मरकर भी दुनिया को बर्बाद करने का इंतजाम करके जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।